तो चलिए दोस्तों, अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार आपने कहीं ना कहीं सही प्लेटफॉर्म पकड़ा है और आप सभी अब जो यूपी टेट में फतेह पाएंगे। अभी तक आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं लाखों चैनल देखे होंगे, मिलियन में सब्सक्राइबर जिनके हैं, लेकिन आप सभी को क्या मिला आप सभी जानते हैं। लेकिन इस बार आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर तमाम वीडियोज आपने हमारे चैनल के माध्यम से यूपी टेट 2026 के लिए आपने देख लीजिए। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न यहाँ पर है और सब्सक्राइबर देखने के बाद वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कभी भी अपनी तैयारी फॉलोवर से सब्सक्राइबर देखकर नहीं करनी है, सिर्फ प्रश्नों को देखकर करनी है। जब आप यूपी टेट देख के आएंगे तब कहेंगे कि हाँ, प्रश्न तो थे जहां से मैंने तैयारी की थी। तो चलिए, अगला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। देखिए, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप सभी जानते हैं पर्यावरण जो 30 नंबर का यहाँ पर पूछा जाता है, ईवीएस की बात करें तो भैया यहाँ पर जो संरक्षण की बात की जाएगी पर्यावरण से संबंधित है संरक्षण वन अधिनियम, यानी वनों के संरक्षण के लिए जो अधिनियम लागू किया गया था, वनों की कटाई को रोकने के लिए, वो लागू किया गया था वर्ष 1980 में। ध्यान रखिएगा, वर्ष 1980 में लागू किया गया था। अब 1985 की भैया बात करें तो भैया 1985 में आपका गंगा एक्शन प्लान यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1992 की अगर बात करें तो ये जो 1992 जैव विविधता पर जो रियो सम्मेलन से ये जुड़ा हुआ है। 1976 की बात करें तो इस वर्ष पर्यावरण विषय को समवर्ती सूची में रखा गया था। 1976 में जो वर्ष में पर्यावरण विषय को समवर्ती सूची में रखा गया था। और 1992 मैंने आपको बता ही दिया है, 1985 में गंगा एक्शन प्लान और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। बाकी आप सभी अगर चाहते हैं कि यूपी टेट में इस बार आप सभी क्वालिफाई हो जाएं और आप सभी इस बार आपको कुछ ऐसा मिल जाए यूपी टेट की परीक्षा से एक महीने पहले, तो हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर एक महीने पहले आपको वो चीज़ वहाँ पर दी जाएगी जिसको अगर आप पढ़कर जाते हैं तो यूपी टेट में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो शायद यूपी टेट क्वालिफाई ना कर पाए, सभी यूपी टेट में सफलता पाएंगे। तो चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप कैसे ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, हम यहाँ पर पर्यावरण पढ़ रहे हैं, ईवीएस पढ़ रहे हैं, तो उसकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर पहला ऑप्शन देखें, केवल वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना। ना भैया, केवल नहीं, केवल नहीं, केवल लगा तो इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, यानी ये अधूरा है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की केवल पर्यावरण समस्या बताना, नहीं भैया, ये मेन उद्देश्य है ही नहीं। जो हम ईवीएस पर्यावरण हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उसका मेन उद्देश्य ये केवल नहीं है। केवल आंकड़ों का अध्ययन करना, भैया देखिए, केवल का मतलब ही है कि आपको सभी को लेकर चलना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही, टिकाऊ जीवन की समझ विकसित करना ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला है ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण होता है। देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, एक बीमारी है जो आपको बच्चों में देखने को मिलेगी, जिसमें क्या होता है, देखिए मैं साफ तौर पर कह दूं, जिसमें बच्चों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसके लिए मेन जिम्मेदार होता है नाइट्रेट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट जिम्मेदार होता है। अगर सीसा की बात करें तो भैया ये तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। फ्लोराइड की बात करें तो भैया ये हमारे हड्डियों दांतों को प्रभावित करता है। क्लोराइड की बात करें तो ये जो आप सभी जानते हैं पानी में कि यहाँ से ये संबंधित है और सीमित मात्रा में भी होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रेट। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न का आपका चौथा है, जल संरक्षण के लिए छात्रों को क्या सीखना चाहिए। देखिए, जल संरक्षण के लिए छात्रों को क्या सीखना चाहिए। ऑप्शन केवल पानी का रासायनिक सूत्र नहीं भैया, हमें जल को संरक्षण करना है तो जल स्रोतों और संरक्षण के प्रयास को सीखना चाहिए, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर उनके अंदर जो समझ को विकसित करना होगा जल स्रोत और संरक्षण के उपायों को। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि बांध निर्माण कर दिया, समुद्री जल का उपयोग नहीं, हम ऑप्शन बी के साथ बिल्कुल सही चले जाएंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की सुरक्षा और देखरेख का कर्तव्य बताता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, देखिए अनुच्छेद की अगर बात करें तो भैया ये सभी अनुच्छेद ऐसे हैं जो पर्यावरण सुरक्षा और देखरेख का कर्तव्य बताता है। तो उपयुक्त डी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। देखिए, अनुच्छेद 51 की हम बात करें तो नागरिक का कर्तव्य प्रकृति की रक्षा करना। अनुच्छेद 48 की बात करें तो राज्य का कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करना। और अनुच्छेद 40 भी उसी से ही जुड़ा हुआ है, यानी पर्यावरण से, यानी ग्राम जो हर
पर्यावरण की सुरक्षा देखभाल को लेकर भी ये वहीं से इससे ही जुड़ा हुआ है। तो उपयुक्त आपके चारों हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला आपके सामने है, भारत में जैव विविधता की सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रजाति कौन सी है? ठीक है ना, भारत में ही यहाँ पर बात की जा रही है। तो भैया वो आपकी होती है, हम सही जानते हैं, कीट। ठीक ना, कीट राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैव विविधता में सबसे बड़ा हिस्सा कीट ही यहाँ पर लेते हैं। उभयचर की आप सभी को मैं पता ही है। पक्षी की बात करें, स्तनपायी की बात करें, इनकी जनसंख्या कम है स्तनपायी की, और पक्षी की बात करें प्रचुर मात्रा में आपको सबसे मिलेंगे, लेकिन पर सबसे अधिक नहीं मिलेंगे। उभयचर की बात करें तो अपेक्षाकृत ये क्या है, सीमित हैं, लेकिन कीट क्या है, आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला, ओजोन परत का क्या कारण है? भैया ओजोन परत सभी जानते हैं, जो आप सभी जानते हैं, जो पैराबैंगनी विकिरण से बचाव करना, यानी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाव करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया, मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ कथन का किससे संबंधित है भैया? तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चले जाएंगे हम भैया, कल्पना चावला के साथ चले जाएंगे, जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के दौरान ये कहा था, कल्पना चावला जी ने, कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ। ठीक है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर देखें तो कोयला नहीं है, ऑप्शन में हो जाएगा। कोयला क्या है, सीमित भंडार है। सौर ऊर्जा क्या है, हम इसको यानी ये सभी क्या है, ये उपयोग योग्य है, यानी सभी क्या नवीकरणीय हैं ये। बाकी जो नहीं है वो कोयला नहीं है। ठीक है, राइट आंसर डी सी हो जाएगा। चलिए अगला देख ले, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? प्रदूषण नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है भैया? हम सीधी जानते हैं। अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर पहला है, अपशिष्ट जल को नदियों में डालना, या औद्योगिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करना, अधिक मात्रा में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, औद्योगिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण यहाँ पर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट, यानी उनका सर्वोत्तम तरीका यही है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए अगला, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य ये है भैया, रटना तो नहीं होगा, सभी जानते हैं, रटने से जो समझ को विस्तृत नहीं होती है, याद कराना भी नहीं है। अगर हम बात करें तो भैया यहाँ पर केवल परीक्षा की तैयारी करना नहीं, व्यवहारिक अनुभव कराना ही पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान 12वें नंबर की अगर बात करें तो भैया ऑप्शन हो जाएगा जिम कॉर्बेट के साथ चले जाएंगे, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा की बात करें तो 1974 में इसको बनाया गया था। अगर हम रणथंभौर की बात करें तो राजस्थान में स्थित है ये, और ये बाद में बना है। और गिर की बात करें तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जिम कॉर्बेट 1936 में बनाया गया सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या भैया? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण सभी जानते हैं, जीवाश्म ईंधन का जलना है, जैसे कि CO2 CHO उत्सर्जन से। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे, जैसा कि जीवाश्म ईंधन का जलना ही मेन कारण है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी का कौन सा भाग जैवमंडल कहलाता है? पृथ्वी का कौन सा भाग जैवमंडल कहलाता है दोस्तों? तो पृथ्वी का जो भाग कहलाता है, ऑप्शन में सी के साथ चले जाएंगे, सभी ही में जहाँ जीवन संभव है वही जैवमंडल कहलाता है, जैसे भूमि, जल और वायु का मिश्रण ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ग्रीन हाउस गैस नहीं है भैया? देखिए मीथेन की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर ओजोन की बात करें तो ओजोन परत में ग्रीन हाउस प्रभावी रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन क्या आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना। मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी क्या ग्रीन हाउस से संबंधित हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। यहाँ पर यूपी टेट के लिए सेलेक्टिव प्रश्न लिए गए थे, और आप सभी इन प्रश्नों को बार बार आप सभी को देखना होगा यूपी टेट में, अगर आपको सफलता चाहिए। तो क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।